हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वॉल्यूशन क्लासेस। लास्ट क्लास में आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। मैंने सारे कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट के दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का मैं आपको टोटल कंसेप्ट दूंगा। ठीक है, और जितने भी एपिसोड मेरे इस टॉपिक से आएंगे आपको हर एपिसोड को ध्यान से देखना है। ठीक है, और जो भी इस टॉपिक से चाहे जिस भी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वो सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली, बहुत ही कम सेकंड्स में बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, इस टॉपिक को मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जो भी कंसेप्ट मैं दूंगा आपका फुल जितना भी टाइप का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर और भी कोई एग्जामिनेशन जिसमें ये टॉपिक आता है, वो सारे क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड्स बना देंगे। ठीक है, बस आपको मेरा शुरू से लास्ट तक सारे एपिसोड को देखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कैसे अलग होता है ये आप समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल लिया, मूलधन लिया 100 रुपया, रेट हमारा दर जो है वो 10% है, समय हमारा 3 इयर्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका ब्याज जो है वो कांस्टेंट जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी इक्वल इंटरवल पे आपका इक्वल एसआई, इक्वल इंटरेस्ट जो है वो मिलता जाता है। जबकि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मूलधन के साथ जो ब्याज मिलता है, ठीक है, मूलधन के साथ जो ब्याज मिलता है उस पर भी हमें ब्याज मिलता है। ठीक है, तो वास्तविक में साधारण ब्याज जो है वो हमें सिर्फ मूलधन पे मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हमें ब्याज पे भी ब्याज देता है। मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ब्याज पे भी हमें ब्याज मिलेगा। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए ये है क्या। मान लीजिए आपका मूलधन 100 रुपया था। ठीक है, तो 10% के रेट से 1 वर्ष के बाद आपको 10% का ब्याज मिला, यानी कि 10 रुपया का ब्याज मिला। तो आपका मिश्रधन कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 110 रुपया। अब देखिए यही अगर फिर दूसरे साल में आपका प्रिंसिपल, दूसरे साल के लिए भी यदि आपका साधारण ब्याज के दर से चल रहा हो, ठीक है, अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो साधारण ब्याज के रेट से चल रहा हो तो आपका क्या होगा, मूलधन जो है दूसरे वर्ष के लिए भी समान होगा। तो 10% का ब्याज मिलेगा, यानी कि फिर 100 रुपया पे ही ब्याज मिलेगा दूसरे साल भी, यानी 10 रुपया का ब्याज मिला। अब हमारा मिश्रधन कितना हो गया, 120 रुपया। तीसरे साल भी हमारा मूलधन जो है वो कितना होगा, मूलधन हमारा 100 रुपया ही होगा, उस पर 10% का ब्याज मिलेगा। तो 10 रुपया का ब्याज मिलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा मिश्रधन, 130 रुपया। ठीक है, तो 100 से हमारा मिश्रधन जो है 3 वर्ष के बाद कितना मिला, 30 रुपया का। तो ये हमारा एसआई हो गया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो गया 30 रुपया। ठीक है, और मिश्रधन 130। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए क्या होता है, ये आपका 100 रुपया का मूलधन था। ठीक है, प्रिंसिपल था। तो सबसे पहले तो इसे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा पहले वर्ष में। तो 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 10 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका मिश्रधन क्या हो जाएगा, 110। तो पहले वर्ष आपका जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो था और पहले वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है, हमेशा दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सेकेंड वर्ष के लिए अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहेंगे तो सेकेंड वर्ष के लिए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज किस पे मिलेगा, अब हमारा ब्याज मिलेगा इस मिश्रधन पे, यानी 110 पे। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, बस मूलधन पे हमें ब्याज मिलता था। अब देखिए 110 पे हमें फिर 10% का ब्याज मिलेगा अगर हमारा ब्याज चक्रवृद्धि संयोजित हो रहा हो तो 110 का 10% यानी कि 11 रुपया हमें और मिलेगा दूसरे वर्ष। तो दूसरे वर्ष के अंत में हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11 + 110 यानी 121 रुपया।
ठीक है। अब तीसरे वर्ष पे अगर हम आएंगे तो तीसरे वर्ष के लिए हमारा मिश्रधन जो है मूलधन जो है वो हमारा 121 रुपया हो जाएगा, और अब हमें तीसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो 121 रुपया पे मिलेगा। तो 121 का 10% यानी कि 12 रुपया 10 पैसा हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि हो जाएगा 133 रुपया 10 पैसा। तो 3 वर्ष के अंत में हमें 100 रुपया से कितना मिलेगा मिश्रधन? 100 रुपया अगर मूलधन हमारा है तो हमारा मिश्रधन क्या मिलेगा 3 वर्ष के अंत में? 133 रुपया 10 पैसा। तो ये अगर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के दर से अगर संयोजित हो रहा हो तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 33 रुपया 10 पैसा। ठीक है, तो ये है आपका SI और ये है CI। तो इस तरह से वर्क करता है आपका CI। ये तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज चलता कैसे। अब आगे मैं मेथड भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो 100 रुपया पे 30 रुपया का आपको साधारण ब्याज मिला अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट SI के रेट से चल रहा हो, जबकि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना मिलेगा? 33 रुपया 10 पैसा, जो कि इससे 3 रुपया 10 पैसा ज़्यादा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है? साधारण ब्याज से कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस टॉपिक को यानी चक्रवृद्धि ब्याज को मैं आपको बस सिंपल कंसेप्ट से सारी चीज़ें को समझाऊंगा। आपको इस टॉपिक को फार्मूला से नहीं बनाना है, हालांकि हर चीज़ को जानना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ फार्मूला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का कैसे डिराइव हुआ है, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए आपका मूलधन जो है P है। ठीक है, मान लीजिए आपका मूलधन जो है P है। ठीक है, प्रिंसिपल आपका क्या है? P है। ठीक है, रेट यानी कि दर जो है वो कितना है? R है। टाइम समय जो है आपका N ईयर्स है। ठीक है, समय जो है आपका N ईयर्स है। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए अगर आपका प्रिंसिपल P है तो पहले वर्ष के अंत में, ठीक है, पहले वर्ष के अंत में आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन क्या हो जाएगा? मिश्रधन जो है वो क्या होता है? तो मूलधन और प्लस ब्याज। तो पहले वर्ष में आपका मूलधन आपका P है। ठीक है, और अगर आपका R रेट के दर से 1 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालें तो हमारा मिश्रधन क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज बराबर क्या होगा? P इंटू R इंटू T, और T क्या है? 1 वर्ष के लिए हम ब्याज निकालना चाह रहे हैं, T यानी 1 ईयर बाई 100। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसमें से P कॉमन ले लें तो हमारा क्या आएगा? P इंटू 1 प्लस R बाई 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया? 1 वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, 1 वर्ष पे हमें कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? तो ये 1 वर्ष पे हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम यदि दूसरे वर्ष अगर चलेंगे तो दूसरे वर्ष का अगर हमें मिश्रधन निकालना होगा तो दूसरे वर्ष के लिए ये टोटल अमाउंट जो है वो दूसरे वर्ष के लिए क्या कहलाएगा? दूसरे वर्ष के लिए ये मूलधन कहलाएगा। तो पहले वर्ष का मिश्रधन जो है वो दूसरे वर्ष का, ठीक है, सेकेंड वर्ष का क्या कहलाता है? मूलधन यानी प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये यदि आपका प्रिंसिपल हो, मूलधन हो, तो इस पे यदि आपको ब्याज मिलेगा तो क्या होगा? P इंटू 1 प्लस R बाई 100, यानी ये आपका तो मूलधन हो गया दूसरे वर्ष के लिए। अब मिश्रधन क्या हो जाएगा? मूलधन गुना 1 प्लस R बाई 100। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर के लिए आपका ये मिश्रधन हो गया। इसी तरह से अगर आपका तीसरे वर्ष का मिश्रधन निकालना होगा तो क्या होगा? ये आपका मूलधन हो जाएगा और मिश्रधन क्या हो जाएगा? 1 प्लस R बाई 100 से गुना करेंगे। इसी तरह से ये प्रक्रिया जो है वो चलता जाएगा और ये n वर्ष तक का हम निकाल सकते हैं। तो हम इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं? ये n टर्म्स तक अगर ये जाएगा, ठीक है, n वर्ष तक का अगर हमें मिश्रधन निकालना होगा तो हम ये n बार करेंगे, 1 प्लस R बाई 100 से n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे।
तो अब देखिए यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या मिलेगा, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, क्योंकि ये 1 प्लस आर बाई 100 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, n टाइम्स, तो 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n यानी कि ये आपका क्या है, समय। n क्या चीज़ को दर्शाता है, समय को। तो जितने वर्ष का आपको मिश्रधन निकालना हो बस यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हालांकि ये फार्मूला हम लोग बहुत कम 99% जगह पे हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही बेसिक मेथड में आपको बताऊंगा जिससे कि आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। अब देखिए, तो ये आपका निकल गया अमाउंट यानी कि मिश्रधन बराबर, यदि आपका ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से संयोजित हो रहा हो तो आपका अमाउंट यानी मिश्रधन क्या हो जाता है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। जबकि अगर आपको CI, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होगा, तो a माइनस p यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, और मिश्रधन यहाँ पे क्या है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n और माइनस p। ठीक है, अब इसमें से अगर हम p कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। ठीक है, p मैंने इन दोनों में कॉमन ले लिया, माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n और CI बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस 1। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से देखिए फॉर्मूला आपका डिराइव हुआ। इससे क्या होगा, आप फॉर्मूला बनाना भी सीख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा कि यदि रेट एक जैसा हो तो कितने वर्षों का भी आपको मान लीजिए मिश्रधन निकालना हो तो आप उस फॉर्मूले से निकालेंगे। बट अगर आपका मूलधन p हो, ठीक है, और रेट जो हो हर वर्ष चेंज हो रहा हो, यानी कि पहले वर्ष मान लीजिए रेट R1% हो, दूसरे वर्ष आपका R2% हो, तीसरे वर्ष आपका R3% हो। ठीक है, इसी तरह से ये आपका चल रहा हो। ठीक है, और टाइम आपका जो भी है, ठीक है, आपका मान लीजिए आपका 4 इयर्स आपका समय दिया हुआ है, तो आपका मिश्रधन क्या होगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ये ऐसे केस में मिश्रधन क्या होता है, मूलधन गुना 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100 इंटू 1 प्लस R4 बाई 100। तो इस तरह से ये आपका साइकिल चलेगा और अमाउंट यानी मिश्रधन आपका निकाल सकते हैं अगर प्रति वर्ष अगर आपका ब्याज का दर जो है वो अगर चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज़ समझिए, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कोई धन 3 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 12 वर्षों में कितना गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कि कोई धन जो है वो 3 वर्ष में स्वयं का 3 टाइम्स हो जाता है, तो 12 वर्ष में कितना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रिंसिपल जो है वो 3 इयर्स में 3 टाइम्स हो जाता है, तो 12 इयर्स में वो कितना टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम पुट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अमाउंट जो है वो स्वयं का कितना हो जाता है, मिश्रधन जो है वो 3 गुना हो जाता है, तो यानी कि प्रिंसिपल जो है 3p हो गया, अमाउंट जो है वो 3p हो गया, बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर। देखिए 3 वर्ष है तो n के जगह n क्या चीज़ डिनोट करता है, टाइम, तो 3 वर्ष। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो p कट गया, यानी कि 3 इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n होता है, तो प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल तो सेम होगा, 1 प्लस आर बाई 100 को हम यहाँ पे लिख देंगे और n के जगह क्या है 12 वर्ष, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं 12 वर्ष। अब देखिए क्या होगा p इंटू 1 प्लस आर बाई 100। अब देखिए यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है, पावर 3 है, 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 3। इस टर्म में अगर हम इसको तोड़ें तो क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 3 और इंटू 4, क्योंकि पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 12। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब, इसका पावर 3 क्या दिया हुआ है 3, यानी कि इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 3, और इस पे पावर कितना है 4, तो 3 का पावर 4 यानी कि 81p। तो जो क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है तो 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, अपना 81 गुना हो जाएगा, 81 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका सिंपल बेसिक मेथड हो गया बनाने का। एग्जाम में क्या करेंगे आप वो भी मैं आपको बताता हूं, विद इन सेकेंड कैसे बनाएंगे आप इस क्वेश्चंस को। देखिए मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका 1 रुपया है। कितना है 1 रुपया मूलधन है, वो 3 वर्षों में, ठीक है 3 इयर्स में कितना हो जा रहा है 3 गुना, यानी 1 रुपया आपका मूलधन था, हमने क्या देखा कि 3 वर्ष के बाद वो 3 गुना यानी कि 3 रुपया हो गया। ठीक है, 3 वर्ष के बाद वो कितना गुना हो गया 3 गुना यानी 3 रुपया हो गया। ठीक है, तो अब हमें पूछ रहा है यही 1 रुपया का मूलधन 12 वर्षों में कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 वर्ष में यदि ये 3 गुना हो रहा है, 1 वर्ष में यदि 3 वर्ष में यदि ये 3 गुना हो रहा है तो 12 वर्ष में यानी साइकिल 3 साल पे इसका 3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो देखिए 12 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स, तो 12 वर्ष को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले 3 साल में ये 3 गुना हो रहा है तो 3, दूसरे 3 साल में फिर वो 3 गुना हो जाएगा गुना 3, फिर अगले 3 साल में फिर 3 गुना हो जाएगा गुना 3, फिर अगले 3 साल में फिर 3 गुना हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 का पावर 4 यानी 81। तो एग्जाम में आप ऐसे करेंगे। ठीक है, देखिए 3 साल का इंटरवल पे वो 3 टाइम्स हो रहा है, तो 12 साल का मतलब क्या हो गया हर 3 साल में, यानी हर 3 साल में साइकिल जो है वो 3 टाइम्स होगा, यानी 3 साल पे साइकिल रिपीट करेगा कि वो हमेशा जो है वो 3 गुना होता चला जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 3 3 3 साल 3 साल 6 साल 6 3 9 साल 9 3 12 साल, तो हर 3 साल में वो 3 टाइम्स होगा, इसलिए हम इसको 3 का पावर 4 करेंगे। डायरेक्ट इतना भी करने का जरूरत नहीं, हम बस यहाँ पे देखें कि 3 इयर्स है और यहाँ 12 इयर्स है, तो 3 चौके 12, तो 3 का पावर 4, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। जितना गुना हो रहा है यानी 3 गुना हो रहा है, 3 को यहाँ लिखेंगे, साइकिल कितना बार रिपीट करेगा तो 3 चौके 12, 3 इयर्स में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा तो 4 बार में, तो ये 3 टाइम्स हो रहा है इसलिए 3, और 4 बार में ये 12 इयर्स हो रहा है तो इसलिए पावर 4। बस इतना करेंगे आप एग्जाम में और इजीली आप विद इन सेकेंड आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई मूलधन आपका 125 रुपया है जो कि 15 वर्ष के बाद 216 रुपया हो जाता है। कोई मूलधन 15 वर्ष के बाद 216 रुपया हो जाता है, तो ये 216 रुपया अगले 10 वर्ष के बाद कितना मिश्र धन देगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान देंगे तो ये देखिए 216 6 का क्यूब है और 125 जो है वो आपका 5 का क्यूब है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे। अब स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, तो ये देखिए ये हमारा मूलधन था जो कि 15 वर्ष के बाद 216 हो गया,
यानी कि 216/125 अगर करें, ठीक है, तो यही हमारा स्केलिंग फैक्टर होगा। इसका स्केलिंग फैक्टर क्या होगा? 216/125, ठीक है। अब देखिए 216/125 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/5 का क्यूब, ठीक है, यानी 125 रुपया 216 रुपया हो गया 15 वर्षों में, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा कितना गुना हो गया? तो 216/125 गुना, और 216/125 मतलब क्या हो गया? 6/5 का होल क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब 125, ठीक है। तो अब देखिए, यानी यहाँ पे आपका 15 वर्ष में ये 6/5 जो है वो 3 बार गुना हो गया, ठीक है, 3 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो गया। यानी 15 वर्ष में, 15 ईयर्स में, ठीक है, आपका जो मूलधन है वो 6/5 का 3 गुना हो गया, ठीक है। अब देखिए 15 ईयर्स में ये, तो यानी अगर हम यहाँ पे 3 साल के टर्म में, यानी कि ये पावर 3 है, ठीक है, तो इस 3 के साइकिल में, यानी कि यहाँ पे पावर 3 है, तो 3 साइकिल में अगर हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, जितना पावर उतना साइकिल, तो 3 साइकिल में अगर हम इसे तोड़ेंगे तो 3 5 या 50, यानी 5-5 साल का साइकिल बनेगा। तो 5 ईयर प्लस 5 ईयर प्लस 5 ईयर, हम 15 ईयर्स को ऐसे लिख सकते हैं, 5 साल 5 साल 5 साल, और यही हमारा जो मूलधन को 6/5 का पावर 3 कर दिया। यानी 5 साल में 6/5 गुना, फिर अगले 5 साल में 6/5 गुना, फिर अगले 5 साल में 6/5 गुना। इस तरह से ये हमारा साइकिल चल रहा है। तो ये हमें पता चल गया कि ये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किस चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से हमारा ये जो है मिश्रधन 216 रुपया हुआ। अब देखिए जिस साइकिल से हमारा मिश्रधन जो है ये 216 हुआ वो है 6/5, यानी ये हमारा स्केलिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। प्रति 5 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर यानी 6/5 गुना हमारा हो रहा है हर 5 साल में। अब देखिए तो 216 रुपया हमारा 10 वर्ष में कितना होगा? अब देखिए 10 वर्ष है तो 5 वर्ष का साइकिल के हिसाब से हम चलेंगे तो 10 वर्ष में कितना साइकिल चलेगा? 10 वर्ष में 2 साइकिल चलेगा, 5 साल प्लस 5 साल, 5 ईयर प्लस 5 ईयर्स, ठीक है। तो पहले 5 साल में 216 रुपया जो है 6/5 गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले 5 साल में फिर 6/5 गुना हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष के बाद हमारा मिश्रधन 216 रुपया से कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक है। 216 गुना 6/5 गुना 6/5 यानी 36/25, 216 गुना 36/25। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए अभी आपको मैंने एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड होता है, ठीक है, अगर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, एनुअली कंपाउंड होता है तब तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर हमारा हाफ ईयरली और क्वार्टरली अगर होगा तो हम क्या करेंगे, ये भी आप समझे, बेसिक कंसेप्ट आप पहले मान लीजिए आपका मूलधन जो है वो आपका 100 रुपया है, ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो आपका 100 रुपया है, रेट आपका 20% है और समय आपका 2 वर्ष है, ठीक है, और आपका ब्याज जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, एनुअली अगर कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 100 रुपया आपका मूलधन है तो 20% के रेट से आपको पहले वर्ष में ब्याज मिलेगा, तो यानी कि आपको 20 रुपया का ब्याज मिलेगा, ठीक है, 20 रुपया का ब्याज मिलेगा। तो आपका मिश्रधन 1 वर्ष के बाद हो जाएगा 120 रुपया, ठीक है। अब फिर अगले वर्ष में यानी कि दूसरे वर्ष में आपको फिर 120 रुपया पे 20% का ब्याज मिलेगा, यानी कि 24 रुपया का ब्याज मिलेगा। तो टोटल आपका मिश्रधन 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 144 रुपया, ठीक है, यानी 100 रुपया जो है आपको कितना देगा 2 वर्ष के बाद? 144 रुपया, ठीक है। अगर आपका एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है तो, ठीक है, 100 पे आपको 44 रुपया का ब्याज मिलेगा। अब देखिए अगर आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली यानी 6 मंथ, यानी ब्याज आपको 6 मंथ पे अगर लग रहा है और एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो आपका ब्याज क्या होगा? अब देखिए
100 रुपया आपका मूलधन है, ब्याज आपका हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट आधा हो जाता है, यानी R/2 करेंगे तो 20/2 यानी कि 10% पे हमारा इंटरेस्ट चलेगा। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलेगा, 10% हाफ ईयरली में, ठीक है, बस रेट को हाफ कर देना है। अब देखिए 100 रुपया है, तो अब देखिए आपका ब्याज हर 6 मंथ पे कैलकुलेट होगा। कितने मंथ में, 6 मंथ में। ये आपका कितना चल रहा था, 1 ईयर में, और ये आपका 1 ईयर में, यानी 1 साल पे 20, फिर ये अगले 1 साल में 24। अब देखिए 100 का 6 मंथ में 10% के रेट से ब्याज कितना होगा, 10 रुपया। फिर अगले 6 मंथ के लिए हमारा मिश्रधन जो है वो कितना हो गया, 110 रुपया, ठीक है, और ये हमारा मूलधन हो जाएगा अगले वर्ष के लिए। तो नेक्स्ट 6 मंथ में हमारा क्या हो जाएगा, 110 पे फिर 10% का ब्याज मिलेगा, तो यानी 11 रुपया का हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगले हमें 6 मंथ में फिर हमें 10% का ब्याज मिलेगा। अब देखिए 110 रुपया का 6 मंथ पे फिर हमें 10% ब्याज मिला, 11 रुपया हो गया, तो हमारा मिश्रधन क्या हो गया, 121 रुपया, ठीक है। अब देखिए ये साइकिल रिपीट होगा, तो अब ये 121 रुपया, ठीक है, ये 6 मंथ हो गया। अब फिर 6 मंथ, क्योंकि 2 साल आपका समय है, तो अगले 6 मंथ के लिए, ठीक है, आपका 121 पे 10% का ब्याज मिलेगा, यानी 12 रुपया 10 पैसा का आपको ब्याज मिलेगा अगले 6 महीने के बाद इस 121 रुपया पे। तो आपका अमाउंट कितना, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 133 रुपया, ठीक है, 133 रुपया 10 पैसा, ठीक है। तो ये 1.5 साल का आपका निकल गया। अब आपको निकालना है 2 साल का। 2 साल में क्या करेंगे, फिर इस पे हमारा ब्याज मिलेगा, फिर अगले 6 मंथ में हमें इस पे 10% का ब्याज मिलेगा, तो 10% इसका होता है 13 रुपया 31 पैसा, ठीक है, 10% इसका निकाल लिए। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 146 रुपया, ठीक है, 41 पैसा, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, तो 2 साल में आपका 100 रुपया कितना हो जाएगा, 146 रुपया 41 पैसा। तो अगर आपका ईयरली कंपाउंड हो रहा था तो आपको 44 रुपया का ब्याज मिल रहा था, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका 6 मंथ अगर यानी हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा था तो 100 रुपया का 146 रुपया मिश्रधन हो रहा है, और 46 रुपया 41 पैसा ब्याज मिल रहा है, यानी 44 से 2 रुपया 41 पैसा ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हाफ ईयरली, ठीक है। अब यही अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो क्या करेंगे, अगर हमारा कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो हमारा क्या होगा। अब देखिए इसको मैं आपको 1 साल पे ही बताता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, ये टाइम मान लीजिए आपका 1 ईयर है, ठीक है। इस केस में हम क्या ले लेते हैं, 1 ईयर, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा समझाने में। बाकी आपको मैं 1 साल पे समझाऊंगा तो अब बाकी 2 साल का भी ईजिली निकाल लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए अगर आपका ब्याज जो है कंपाउंड क्वार्टरली अगर कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4, यानी कि 3 मंथ में आपका ब्याज जो है वो जुटेगा, ठीक है। तो 3 मंथ के लिए अगर हम निकालेंगे तो रेट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 20 का 1/4 यानी 1/4 कितना होता है, 5%। तो अब हमारा क्वार्टरली में रेट कितना चलेगा, तो 5% के रेट से हमारा इंटरेस्ट चलेगा, ठीक है। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 100 रुपया है, ठीक है, तो 5% के रेट से अगर हम निकालेंगे तो पहले 3 मंथ का, ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ का हमारा ब्याज कितना मिलेगा, 100 पे 5% यानी कि 5 रुपया का ब्याज मिलेगा। तो हमारा मिश्रधन क्या हो जाएगा 3 महीना के बाद, 105 रुपया। अब देखिए फिर अगले 3 मंथ में, ठीक है, अगले 3 मंथ पे हमें 105 रुपया का ब्याज मिलेगा, ठीक है, 5% के रेट से। तो 5% के रेट से हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 5.25, ठीक है, 5 रुपया 25 पैसा, ठीक है, 5 रुपया 25 पैसा। तो अब हमारा मिश्रधन कितना हो गया, 110 रुपया 25 पैसा, ठीक है। हमें ब्याज कितने साल तक निकालना है, 1 साल तक। तो अभी 3 6 महीना हुआ है, 6 महीना और निकालना है। अब देखिए 110 रुपया 25 पैसा का
5% के रेट से अगले 3 मंथ का ब्याज कितना होगा? तो 110 रुपया 25 पैसा का 5% के रेट से निकालेंगे ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5 रुपया 51 पैसा, 5.5125। ठीक है, 5.5125। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, हम इसमें 2 ही डिजिट तक लेते हैं, 5.51 ही ले लेते हैं। ठीक है, 5.51। ठीक है, 110 रुपये 25 पैसा का 5% के रेट से ब्याज कितना हो गया? 5 रुपया 51 पैसा। ठीक है, अब ये ब्याज जो है वो हमारा जुड़ जाएगा मूलधन में, तो 110 रुपया और 5 रुपया कितना हो गया? 115 रुपया। ठीक है, और 76 पैसा। ठीक है, तो अगले 3 मंथ के बाद हमारा मिश्रधन ये हो गया। अब देखिए, 1 साल पूरा करने के लिए हमें 4 साइकिल चलाना पड़ेगा, तो 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल। अब चौथे साइकिल में आएंगे तो फिर इस पे 5% के रेट से हमें 3 मंथ का ब्याज कितना मिलेगा? 115 रुपया 76% का 5% निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स ये आएगा 5 रुपया 78 पैसा। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 121 रुपया 54 पैसा। ठीक है, इसे आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121 रुपया 54 पैसा। ठीक है, तो इस तरह से आप, अगर आपका एनुअली कंपाउंड होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे चलेगा, हाफ ईयरली होगा तो रेट को आधा कर देंगे, क्वार्टरली होगा तो रेट को 1/4 कर देंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करके जो आएगा उसी रेट से हम अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पूरा कंसेप्ट जो है अब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा और बीच बीच में भी कुछ और भी कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली। यानी कोई धनराशि, ठीक है, स्वयं का 1.44 गुना हो जाती है 2 वर्षों में, तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, अगर देखिए, अगर आप जो तरीका मैं बता रहा हूँ अगर वो आप सीख जाएंगे तो आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, वो आप देखिए कैसे आप सीखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपका 1 रुपया का राशि था, ठीक है, जो कि आपका कितना हो गया? एक सर्टेन सम ऑफ मनी कितना हो गया? 1.44 टाइम्स, यानी 1 रुपया अगर था तो 1.44 गुना, यानी 1.44 रुपया हो गया, यानी 1 रुपया 44 पैसा हो गया। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है यही पैसा जो है, ठीक है, सॉरी, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले 1 रुपया जो है हमारा 1 रुपया 44 पैसा हो गया। अब देखिए कितने वर्षों में ये हुआ? 2 वर्षों में। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए, 1 रुपया 44 पैसा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 रुपया 44 पैसा को हम 1.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 रुपया 44 पैसा को हम क्या लिख सकते हैं? 1.2 का स्क्वायर। तो यानी 2 वर्ष में, ठीक है, आपका 2 साइकिल चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो यानी 2 साइकिल चलेगा, और यहाँ पे देखिए 2 वर्ष है, तो ये हमें क्लियर हो गया कि 1 वर्ष में जो है 1.2 गुना होगा, यानी 1 रुपया जो है पहले वर्ष में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 1.2 टाइम्स हो जाएगा। तो 1 × 1.2 यानी 1.2 रुपया, यानी 1 वर्ष के बाद हमारा मिश्रधन 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले 1 साल के बाद, क्योंकि 2 साल में ये साइकिल चल रहा है, तो 2 साल के बाद फिर ये 1.2 गुना हो जाएगा, और 1.2 × 1.2 1.44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि करना क्या है। ठीक है, 1.2 का ये स्क्वायर हो गया, तो यानी कि ये 2 साइकिल चला। ठीक है, तो परसेंटेज कितना हुआ? अब देखिए, अब हम 1 साल में ही परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब देखिए, 1 रुपया का राशि 1 रुपया 44 पैसा हुआ, 1.2 इसका स्केलिंग फैक्टर है, तो यानी 1 वर्ष में 1 रुपया 20 पैसा हो रहा है, तो यानी 1 रुपया से 1 वर्ष में कितना हो रहा है? ज़्यादा, 20 पैसा।
तो 20 पैसा हमारा कितना परसेंट हुआ 1 रुपया का? 20 रुपया जो है 1 रुपया का 20% हुआ। 20 बटा 1 रुपया 20 पैसा, यानी कि 20 पैसा बटा 100 पैसा गुना 100, यानी कि 20%। ठीक है, तो इतना आपको नहीं करना था। अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 1 रुपया से 1 रुपया 44 पैसा हो रहा है, तो 1.44 को हम क्या लिख सकते हैं, मन में सोचेंगे 1.2 का स्क्वायर, यानी कि एक वर्ष में वो 1.2 हो जा रहा है। 1 रुपया कितना हो जा रहा है, 1.2 हो जा रहा है, यानी स्केलिंग फैक्टर इसका 1.2 हो गया, यानी 1 रुपया से 20 पैसा ज़्यादा हमें ब्याज मिलेगा 1 वर्ष के बाद। और 20 पैसा 1 रुपया का कितना होता है, 20%। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा, अभी जो मैंने मेथड बताया था 1 रुपया 44 पैसा, ठीक है, ये आपका मिश्रधन है, इसको हम मूलधन से डिवाइड किए, तो यही हमारा स्केलिंग फैक्टर होगा। अब इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो 1.2/1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 रुपया जो है वो हमारा 1.2 हो जा रहा है 1 वर्षों में। ठीक है, तो यानी 0.2 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, तो 0.2 रुपया यानी 20 पैसा कितना हो जाएगा, 20%। ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। एट व्हाट रेट % पर एनम विल 3,456 रुपीज़ अमाउंट्स टू ₹4,374 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली, यानी 3,456 रुपया का मूलधन 4,374 रुपया 2 वर्ष में हो जाता है। तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अगर वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा मूलधन कितना है, 3, 4, 5, 6, और ये हमारा 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 4374। ठीक है, अब देखिए स्केलिंग फैक्टर निकालने के लिए बस हम क्या करते हैं, जो हमारा मिश्रधन है 4374, इसको हम डिवाइड करते हैं मूलधन से 3, 4, 5, 6। ठीक है, और देखिए 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए हम क्या करते हैं 1/2, यानी कि रूट निकाल देंगे। अगर वही 3 वर्ष रहेगा तो 1/3 कर देंगे, 4 वर्ष रहेगा तो 1/4 कर देंगे, 5 वर्ष रहेगा तो 1/5 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या ये किसी का स्क्वायर हो रहा है, कोई ऐसा नंबर है जिसका कि ये स्क्वायर आ रहा हो। तो सबसे पहले हम इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमें कुछ इजी नंबर मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे ये कटेगा किससे, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानी 6 से ये कट जाएगा दोनों, तो 6 से काटते हैं, तो 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54। अब ये कटेगा, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36। ठीक है, अब देखिए ये आपका आ गया 729/576। ये तो आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है, ये 729 जो है वो 27 का स्क्वायर है, यानी इसका स्केलिंग फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं 27, और बाई 576 किसका स्क्वायर है 24 का। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन आपका वही था। ठीक है, अब देखिए यानी कि ये 27/24 गुना हो जा रहा है हर साल में। ठीक है, यानी ये 3,456 रुपया जो है पहले साल में 27/54 गुना हुआ, फिर अगले साल में फिर 27/24 गुना हुआ। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्केलिंग फैक्टर 27/24, यानी कोई प्रिंसिपल आपका 24 था जो कि आपका 1 वर्ष में कितना ब्याज दिया, तो 3 रुपया का ब्याज मिला। तो 24 और 27 में डिफरेंस कितने का है 3 का। ठीक है, तो 3 रुपया का आपको ब्याज मिला किस पे 24 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 3/24 गुना 100। ठीक है, तो 3 8 जा तो 100/8, ये किसका परसेंट होता है 12.5%। ये फ्रैक्शन होता है 12.5% का, तो इसका आंसर हो जाएगा 12.5%। क्लियर, समझ गए। अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एट व्हाट रेट % पर एनम विल 48,000 गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 7,566 रुपीज़ इन 9 months कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कोई धन 48,000 रुपया है
ठीक है, जो हमें 9 महीने के बाद 7,566 रुपये का ब्याज देती है अगर हमारा इंटरेस्ट क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ्स पे कंपाउंड हो रहा हो, 3 मंथ्स पे कैलकुलेट हो रहा हो। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले जो क्वेश्चंस आप पढ़े थे उसमें आप क्या पढ़े थे कि आपका अमाउंट जो है वो दिया हुआ होता था और मूलधन दिया हुआ होता था। अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो देखिए आपका मूलधन कितना है, हम यहाँ पे लिखते हैं मूलधन यानी कि पी कितना है 48,000, ठीक है। प्रिंसिपल जो है वो हमारा 48,000 है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमारा 7,566 रुपये है। तो सबसे पहले हम स्केलिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें अमाउंट निकालना होगा और अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 55566, 55,566, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 9 मंथ्स का हमें, ठीक है, दिया हुआ है ये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है और 9 महीने में कितना साइकिल चलेगा, ठीक है। 9 महीने में क्वार्टरली के हिसाब से यानी 3 मंथ के हिसाब से 3 साइकिल चलेगा। तो 3 साइकिल का मतलब 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, तो 3 बार चलेगा। तो इसका स्केलिंग फैक्टर हमें पावर 1/3 निकालना पड़ेगा। तो A/P करते हैं। तो अमाउंट हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं 55566 अपॉन 48,000 और इसका पावर 1/3 क्योंकि 9 मंथ्स है और क्वार्टर है तो 3 गुना 3, इसलिए हम इसका 1/3 निकालेंगे। अब देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये कोई नंबर है जिसका कि ये क्यूब के फॉर्म में हो। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये 6 से कटेगा 27, ये भी 6 से कटेगा। तो हम अगर 6 से काट दो ये 8,000 यानी 20 का क्यूब आ जाएगा। तो ये हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। देखिए एग्जामिनर आपको ऐसा ही डाटा देगा जो कि आप इजीली आप उसको स्क्वायर या क्यूब में या पावर 4 में आप कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। ज़्यादा टिपिकल डाटा एग्जामिनर नहीं बनाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए आपका 6 से कटेगा, तो 6 से कटेगा तो ये हो जाएगा 8,000 और इसे 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9261, ठीक है, 9261। और 9261 किसका क्यूब होता है, तो 9261 होता है 21 का क्यूब और 8000 जो है वो होता है 20 का क्यूब, ठीक है। और इसका पावर 1/3 यानी स्केलिंग फैक्टर हमारा पता चल गया 21/20 है। अब देखिए यानी साइकिल कैसे चल रहा है, साइकिल जो चल रहा है वो 21/20 इस तरह से चल रहा है। तो ये आपका पता चल गया कि 20 रुपये का यानी कि पहला 3 मंथ्स, ठीक है, आपका 21/20 हुआ होगा, फिर अगला 3 मंथ्स में आपका 21/20 हुआ होगा, फिर अगला 3 मंथ्स में आपका 21/20 हुआ होगा, ठीक है। इस तरह से ये साइकिल चल रहा है। तो यानी अगर आपका 20 रुपये का प्रिंसिपल है उस पर आपको कितना ब्याज मिल रहा है, अमाउंट आपका 21 हो जा रहा है 20 से, ठीक है, 1 वर्ष में। तो यानी 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो यानी 1/20 गुना 100, ठीक है। एक आपका ब्याज हो गया 20 रुपये से 21 रुपये आपका ब्याज हुआ 1 वर्ष में 3 महीने में, ठीक है। तो 1 रुपये का ब्याज मिला आपको 20 रुपये पे, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 3 महीने में, तो 20/2500 यानी कि 5% आपका हो गया क्वार्टरली। लेकिन आपका क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है पर एनम। तो पर एनम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्वार्टरली है, ईयरली निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 4 20% इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना आपको करना नहीं था, बस खाली अमाउंट को प्रिंसिपल से डिवाइड करना था, स्केलिंग फैक्टर देखना था। स्केलिंग फैक्टर में फिर आपको ये देखना था कि ब्याज कितना का मिल रहा है। तो ये आपका 20 से 1 ज़्यादा है यानी 21 रुपया, ठीक है। तो 1 रुपया का आपको इंटरेस्ट मिला कितना पे, 20 रुपया पे। तो 20 रुपया पे 1 रुपया का इंटरेस्ट, 1 रुपया कितना होता है 20 रुपया का, तो 5% होता है, ठीक है। 1 रुपया 20 रुपया का कितना होता है 5%। तो 5% क्वार्टरली मिलेगा, तो ईयरली कितना हो जाएगा 20%, 5 गुना 4। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका CGL 2017 मेंस में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। ध्यान से समझिए, दिया हुआ क्वेश्चन, इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2nd and 3rd ईयर एट
CI on a certain sum is 9600 and rupees 10,272 respectively, what is the rate of interest? यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई मूलधन P है, ठीक है, जो कि दूसरे वर्ष में 9600 रुपया हो जा रहा है और वही मूलधन तीसरे वर्ष में 10,272 रुपया हो जा रहा है। तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब ध्यान से समझिए, अगर हमारा कोई मूलधन है तो किसी खास रेट से 1 साल के बाद हमें वो कुछ ना कुछ तो ब्याज देगा ही देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ ब्याज देगा और वो हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरे वर्ष में, यानी प्रिंसिपल 1 साल के बाद हमारा इतना अमाउंट हो गया, फिर अगले 1 साल में, यानी 1 वर्ष के बाद, अगले 1 साल के बाद, यानी दूसरे वर्ष के अंत में हमारा अमाउंट जो है वो हो जा रहा है 9,600, ठीक है, 9600 रुपया हो जा रहा है दूसरे वर्ष में, ठीक है। और फिर तीसरे वर्ष में वही हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, तीसरे वर्ष में कितना हो जा रहा है 10,272 रुपया, ठीक है। तो सेकेंड वर्ष में हमारा ये है और फिर थर्ड ईयर में ये हमारा 10,272 रुपया हो गया, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए, जब भी हमारे दो अमाउंट के बीच में अगर 1 वर्ष का डिफरेंस होगा तो हम डायरेक्ट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि 9600 से ये 10,272 जो रुपया हुआ है, ठीक है, इस पे हमें जो ब्याज मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, वही हमारा अमाउंट 10,272 रुपया हो रहा है, ठीक है। इस पे जो हमें ब्याज मिला वही हमारा अमाउंट मिश्रधन जो है वो 10,272 रुपया दे रहा है। तो यानी 9600 रुपया से हमारा कितना हो गया अमाउंट 10,272। तो देखिए, अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन पे नज़र डालेंगे और इस डाटा पे नज़र डालेंगे तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं स्केलिंग फैक्टर को ध्यान में रखकर। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप स्केलिंग फैक्टर देखेंगे तो यहाँ देखिए, अगर आप कोई भी ऐसा टर्म है, देखिए यहाँ पे अगर आप इस परसेंटेज को देखेंगे तो स्केलिंग फैक्टर आपका क्या क्या निकल सकता है, 1.07, 1.05, 1.08, 1.06, ठीक है। और स्केलिंग फैक्टर जो है हमेशा सेम होता है, याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में स्केलिंग फैक्टर जो होगा वो हमेशा सेम होगा। तो जो हमारा स्केलिंग फैक्टर यहाँ होगा वही हमारा यहाँ होगा, वही हमारा यहाँ होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम 1.07 लें तो हमारा यूनिट डिजिट, यानी इस नंबर में हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो अगर हम 1.07 लेते हैं तो 7 × 6 42, यानी यूनिट डिजिट 2 आता है। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर मार्क कर सकते हैं 7%, ठीक है। कितना मार्क कर सकते हैं 7%, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में बनाएंगे, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, बेसिक समझिए। 9600 से हमारा 1 वर्ष में मिश्रधन जो है वो 10,272 रुपया हो गया। तो ब्याज कितना मिला, तो 10,272 में 9600 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 672 रुपया का हमें ब्याज मिला, ठीक है। कितना रुपया पे, 9600 पे। अब इसको परसेंटेज निकाल देंगे, 0000, ठीक है। ये देखिए 7 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7% इसका राइट आंसर होगा। तो बेसिक मेथड ये है बनाने का, बट डायरेक्ट भी आप, अगर आपका 1 वर्ष का डिफरेंस है तो आप स्केलिंग फैक्टर जो है परसेंटेज को देखकर आप अनुमान लगा लें और उसके बाद उसको आप मल्टीप्लाई करें और देखें यूनिट डिजिट कौन सा आ रहा है, तो इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जामिनेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा CGL मेंस 2018 में पूछा हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमेशा आते हैं। ध्यान से देखिए, कोई सर्टेन सम जो है, ठीक है, वो 81,000 बन जाता है 4 वर्षों में, ठीक है, और 89,373 89,373 रुपीज़ बन जाता है 7 वर्षों में। तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, हमें रेट निकालना है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये दोनों आपका जो है क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। ये आपका 4 वर्ष के बाद का अमाउंट दिया हुआ है 81,000 और ये आपका 7 वर्ष के बाद का दिया हुआ है। और आपको पता है कि कोई भी अमाउंट, ठीक है,
किसी सर्टेन टाइम के लिए प्रिंसिपल होता है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, 81,000 रुपया जो आपका, ठीक है, कोई प्रिंसिपल था आपका जो कि 4 वर्षों के बाद कितना हो गया, 4 ईयर्स के बाद आपका 81,000 हो गया। फिर वो 7 वर्षों के बाद यानी अगले 3 वर्षों के बाद, ठीक है, 7 वर्षों के बाद यानी कि 4 वर्ष और प्लस 3 वर्ष यानी 3 वर्षों के बाद कितना हो गया, ये आपका हो गया 89,373 रुपया। ठीक है, तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखिए, अगर हम ये पहले का प्रिंसिपल छोड़ दें तो अगर हम 4 साल के बाद आए तो 4 वर्ष के बाद हमारा मूलधन तो यही होगा 81,000 रुपया। ठीक है, और यही 81,000 रुपया फिर अगले 3 साल के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 89,373। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट हो गया। अब हमें प्रिंसिपल तो निकालना नहीं है, हमें रेट निकालना है, तो बस हमें स्केलिंग फैक्टर पे ध्यान देना होगा। तो स्केलिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। और चूंकि ये 3 वर्ष का है तो हम स्केलिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/3 रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, 89373 अमाउंट बटा ये प्रिंसिपल 81,000 और 3 वर्ष के बाद का ये हमारा मिश्रधन है तो इसलिए 1/3 इसका निकालेंगे। ठीक है, 3rd रूट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये किसी का क्यूब हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये जो है 27,000 अगर रहता, ठीक है, 81,000, ठीक है, 81,000, ठीक है, 27,000 अगर रहता तो हमारा ये 30 का क्यूब हो जाता। तो हम देखते हैं क्या ये 3 से कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा दोनों, तो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 27,000, इसे काटेंगे 3 से तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 27,000 तो 30 का क्यूब है और देखिए 27 और 29 आसपास ही है। ठीक है, तो 27,000 यानी ये 30 का क्यूब, तो ये किसका होना चाहिए, यूनिट डिजिट इसका 1 है, यानी ये हो जाएगा 31 का क्यूब। ठीक है, तो इसका स्केलिंग फैक्टर कितना हो गया, 31/30। ठीक है, 30 का क्यूब 27,000 और 31 का क्यूब 29,791। ठीक है, तो ये इसका पावर 3। ठीक है, लेकिन स्केलिंग फैक्टर बस हम क्या लेंगे, 31/30। तो कोई मूलधन आपका 30 रुपया था, 1 वर्ष के बाद आपका क्या दे रहा है, 31 रुपया, यानी 1 रुपया का ब्याज दे रहा है। कितना पे, तो 1 रुपया का ब्याज दे रहा है आपका 30 रुपया पे, तो आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, 10/3 यानी कि 1/3%। तो बस इतना ही काम आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, लास्ट जो आपका अमाउंट है उसको पहले वाले अमाउंट से डिवाइड करना है और उसका स्केलिंग फैक्टर निकालना है। किसके बेसिस पे, अगर आपका यहाँ पे देखिए 3 साल का गैप था, 4 साल और 3 साल, यानी 4 साल और 7 साल, यानी कि 3 साल का गैप था तो इसलिए 1/3 किए। अगर 2 वर्ष का गैप रहता तो 1/2 निकालते। ठीक है, अगर 4 वर्ष का गैप रहता, 4 साल और 8 साल रहता तो 1/4 निकालते, और जब हमारा स्केलिंग फैक्टर निकल जाता तो उससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते। ठीक है, तो क्या हो जाता है स्केलिंग फैक्टर में, ये हमारा मूलधन, नीचे वाला हमारा मूलधन, ऊपर वाला हमारा मिश्रधन, और दोनों का डिफरेंस जो है वही हमारा 1 वर्ष का हम क्या मानेंगे, ब्याज। तो 30 रुपया यहाँ पे मूलधन है और 31 रुपया यहाँ पे मिश्रधन है। 1 रुपया का यानी हमें ब्याज मिला और 1 रुपया का ब्याज हमें किस पे मिला, 30 रुपया पे। तो 1 रुपया का हम 1 रुपया कितना हो जाएगा, 30 रुपया का कितना परसेंट हो जाएगा, तो 1/30 × 100 यानी 3.1/3%। ठीक है, 3 सही 1/3%, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, समझ गए। तो जो आज मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंसेप्ट मैं इस टॉपिक का आपको लेकर आऊँगा। ठीक है, और किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है आपसे एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। चलिए, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।